नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो भी आपको जितने भी मॉक टेस्ट करवाए हैं, कभी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किए हैं, कभी 25 किए हैं और कभी 20 किए हैं। तो जितना हमने पहले क्वेश्चन कर चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन का ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि कंबाइंड वीडियो है, कंप्लीट वीडियो है। तो 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हालांकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप पीछे चैनल पे चले जाइए। दुनिया भर की वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। सब के सब जितने भी वीडियोस मैं आपको रेगुलर वीडियो कराता हूँ जीएस की मॉक टेस्ट की, उसमें मैं डिटेल आपको जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पर भी शुरुआत करेंगे। 100 क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। 100 क्वेश्चन में से आपने कितने का आंसर सही सही दिया है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थोड़ा बहुत जो जानकारी होगी जो मुझे लगेगा कि ये देना बहुत ज़रूरी है तो वो भी मैं आपको देते हुए चलूँगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के बाद मैं प्रश्न के बाद मतलब मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। तो आप जो ऑप्शन जो है यहाँ पर वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 से 3 सेकंड का पॉज लूँगा। उतनी देर में आप अपना आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हरित क्रांति शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था। हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि विलियम गॉड। विलियम गॉड जो कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के निदेशक थे, इन्होंने 1968 में सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि खरीफ की फसल किस समय बोई जाती है। तो खरीफ की जो फसल है वो बोई जाती है जून और जुलाई माह के बीच में। तो जून और जुलाई जो मंथ होता है वो खरीफ की फसल का होता है। यहाँ पर हमसे बुआई का पूछा गया था। इन केस अगर आपसे कटाई का पूछा जाता है तो कटाई का जो टाइम है वो है अक्टूबर नवंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि जो फसलें हैं वो किससे संबंधित हैं। कौन सी फसलें हैं ये। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि जो फसलें हैं वो किस प्रकार की फसलें हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि खरीफ की फसल। ये सभी खरीफ की फसल है। इसके अलावा खरीफ की कुछ और फसलों में उड़द, अरहर, मूंगफली ये सब भी आते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 वाला कि रबी की फसल की बुआई कब की जाती है। रबी की जो फसल होती है उसकी बुआई कब होती है। तो रबी की फसल की जो बुआई है उसका टाइम है अक्टूबर नवंबर का। और अगर आपसे कटाई पूछा जाता है तो कटाई इसकी होती है मार्च अप्रैल में। तो ये भी हम यहाँ से ध्यान रख सकते हैं क्योंकि दोनों ही टाइप से क्वेश्चन पूछ के आता है कि बुआई कब होती है और कटाई कब होती है। अगर आपसे रबी की फसल के जो एग्जाम्पल हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि गेहूँ किसकी फसल है, तो गेहूँ रबी की फसल है। इसके अलावा अगर हम जौ की बात करते हैं तो जौ भी रबी की फसल है। इसके अलावा चना हो गया, मटर हो गया, ये सभी जो है रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वाला कि राष्ट्रमंडल के महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। राष्ट्रमंडल के महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम है कमलेश शर्मा। तो ऑप्शन डी वाला सही है। वर्ष 2008 में ये पहली बार राष्ट्रमंडल के महासचिव चुने गए थे। और 2008 के बाद फिर जब इनका कार्यकाल बाद में पूरा हुआ था तो एक बार फिर से इनको चुन लिया गया था राष्ट्रमंडल का महासचिव। तो कमलेश शर्मा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की जायद की फसल कब बोई जाती है। जायद की फसल की बुआई का टाइम क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि मई और जून का जो वक्त होता है वो जायद की फसल की बुआई का टाइम होता है। जायद की फसल में आपको तरबूज, खरबूज जो टाइम होता है वो जायद की फसल की फसलें होती हैं। ये तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, ठीक है। तो ये सभी फसलें मई और जून में इनका बुआई का वक्त है। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा कि जमुना किसकी एक किस्म है। जमुना ये किसकी एक किस्म है। तो जमुना किस्म है गेहूं की। ऑप्शन ई वाला यहाँ पर सही है। गेहूं की और फसलों में आप याद रख सकते हैं जया, इसके अलावा हंसा, इसके अलावा विजय, इसके अलावा पद्मा, ये सभी गेहूं की फसलें हैं।
और जमुना भी गेहूं की किस्में हैं, और जमुना भी गेहूं की किस्म है एक। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि मेरी कल्चर का संबंध है। मेरी कल्चर किसे कहते हैं? तो जब भी समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, उसे कहते हैं मेरी कल्चर। सो ऑप्शन ए वाला यहां पर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा कि सेरी कल्चर किसे कहते हैं? सेरी कल्चर का जो संबंध है वो किससे है? तो सेरी कल्चर बोला जाता है रेशम उत्पादन को। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि एपी कल्चर का संबंध किससे है? ये सभी क्वेश्चन मैं वो पहले करा चुका हूँ और डिटेल में जानकारी भी दे चुका हूँ। एपी कल्चर का जो संबंध है वो मधुमक्खी पालन से है। सो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा कि विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान ये स्थित है अल्मोड़ा में। सो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमसे पूछा गया है कि इनमें से किसके दूध का दही नहीं जमता है। मैंने डिटेल में जब ये क्वेश्चन आपको कराया था तो मैंने डिटेल में इसकी जानकारी आपको दी थी। आप सभी वीडियोस देख सकते हैं, आई बटन पे कुछ वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर बहुत सी जानकारी मैं आपको देता हूँ जब मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। तो ऊँटनी का जो दूध है उसका दही नहीं जमता है, ठीक है। हालांकि जो भारत का जो ऊँट विकास आप कह सकते हो निगम है, उसने कोशिश की कि ऊँट के दूध का दही जमाया जाए और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत जटिल प्रोसेस है। मतलब जैसे हम लोग भैंस के दूध का दही जमा लेते हैं या गाय के दूध का दही जमा लेते हैं, उतना आसान नहीं है ऊँटनी के दूध का दही जमाना। और ये नॉर्मल जो प्रक्रिया होती है उससे जमता भी नहीं है, ठीक है। तो ऊँटनी के दूध का दही नहीं जमता है, ये हमें यहाँ से ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जंगल दिवस कब मनाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 21 मार्च को हर साल विश्व वन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15वां है एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? किन किरणों का या किन तरंगों का उपयोग होता है एमआरआई मशीन के अंदर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि चुंबकीय तरंग। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो जैसे कि एम से मैग्नेटिक आ गया तो जाहिर सी बात है इसमें चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल होगा। जैसे एक्सरे बोलते हैं हम लोग, एक्सरे करते हैं तो उसमें किनका इस्तेमाल होता है? एक्सरे, यानी जो एक्स किरणें जो होती हैं उनका प्रयोग होता है। तो इसमें मैग्नेटिक सबका नाम फुल फॉर्म में ही मैग्नेटिक आ गया, तो इसलिए इसमें जो है चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? भारत का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में की गई थी। आज जिसे आप आईआईटी रुड़की बोलते हैं वही भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। आईआईटी का दर्जा इसको 2001 में भी दिया गया था। अगर आपसे मान के चलिए अगर आप उत्तराखंड की कोई परीक्षा दे रहे हैं तो काफ़ी हद तक ये चांसेस हैं कि जैसे यहाँ पर है ना कि उत्तराखंड में आईआईटी कहाँ पर है, तो आईआईटी तो रुड़की में है। लेकिन अगर आपसे आईआईएम पूछा जाता है तो आईआईएम कहाँ पर पड़ता है, ये आप काशीपुर लगा सकते हैं, क्योंकि ये उधम सिंह नगर ज़िले के अंदर काशीपुर में जो है आईआईएम स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17वां है हमारा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गीत किसने लिखा था? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये गीत लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां कि एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं प्रोटीन। सो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही है। हमारे अंदर जो कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर ये एंजाइम पाया जाता है और ये हमारी बॉडी की जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उन केमिकल रिएक्शन को
तेज करने का काम करते हैं एंजाइम। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, औसत वजन कितना होता है मानव मस्तिष्क का। सो जो ह्यूमन ब्रेन है उसका जो वजन है वो 1.36 kg होता है। 1.36 kg होता है लगभग। आप एग्जैक्टली ये याद रखिएगा, ये वाला फिगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, मान लीजिए 1.37 दिया हो एग्जाम में तो आप वो सही कर सकते हैं, या फिर 1.35 दिया हो तो वो भी आप सही कर सकते हैं, लेकिन ये एक रेंज है 1.36। आप इसी के एक ऊपर एक ग्राम ऊपर नीचे, थोड़ा 0.1 ग्राम ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन आप एग्जैक्टली ये याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत कंफ्यूज होता है अगर इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाएंगे। देखिए लगभग सब ऑप्शन एक ही जैसे लग रहे हैं, 1.46, 1.63, 1.64, 1.36। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 1.36 kg मानव मस्तिष्क का औसत वजन होता है। क्वेश्चन नंबर 20वां है जिसमें हमें बताना है कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह किसके द्वारा छोड़ा गया था। तो विश्व का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था उसका नाम था स्पुतनिक 1, मैंने आपको बताया था। और स्पुतनिक 1 ये सोवियत यूनियन का उपग्रह था। ये पहला उपग्रह था जिसको कि पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 1957 में। क्वेश्चन नंबर 21वां है जिसमें हमें बताना है कि मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी। मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच में या फिर भारत और तिब्बत के बीच में आप बोल सकते हो स्थित है। तो ये जो रेखा है ये कब खींची गई थी? तो ये रेखा खींची गई थी 1914 में। ऑप्शन बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें हमें बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। सो ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। सहारा मरुस्थल कौन से कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बहुत से देशों के आसपास ये, मतलब बहुत से देशों के अंदर ये पड़ता है, जैसे अल्जीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, माली हो गया, मोरक्को हो गया और सूडान वगैरह, मतलब बहुत से देश हैं। तो इन सब जगहों पे ये सहारा मरुस्थल मतलब इतना बड़ा है कि इतने सारे देशों को इसने कवर कर रखा है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। ठीक है, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 23वां कर लेते हैं जिसमें हमें बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही है। और अभी ये डेनमार्क जो एक देश है उसके अधीन है। द्वीप क्या होता है आप सभी को पता होगा, जिसके चारों तरफ पानी होता है और बीच में एक, मतलब कह सकते हो आप भूमि होती है। ठीक है, चारों तरफ पानी से घिरा होता है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24वां है हमारा जिसमें हमको बताना है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श कौन सी मृदा होती है। धान की खेती सबसे अच्छी कौन सी मृदा में होगी? तो धान की खेती सबसे अच्छी होगी जलोढ़ मृदा में। ये वो मिट्टी होती है जो अपने अंदर पानी को रोके रहती है, और आप सभी को पता है कि धान की खेती के लिए पानी बहुत आवश्यक होता है। तो जलोढ़ मृदा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां जिसमें हमें बताना है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। सो फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही है। 399 से 414 ईस्वी के आसपास तक ये भारत में रहा था। मतलब ये इसका एक तरीके से आप कह सकते हो भ्रमण काल था, भारत के अलग अलग जगहों पे ये गया, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये हमें यहाँ से याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26वां जिसमें हमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। किसने इसकी स्थापना की थी ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27वां है जिसमें हमें बताना है कि खासी और गारो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। खासी और गारो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं?
तो खासी और गारो जो जाति है, जनजाति है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मेघालय में। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही है। जो मेघालय की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 85.52% कौन है? गारो और खासी समुदाय। ठीक है, 85.52% जो है गारो और खासी समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 28 में है, जिसमें हमें बताना है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा जो गोंड मतलब रहते हैं वो रहते हैं मध्य प्रदेश वगैरह में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी ये जनजाति पाई जाती है और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 29वां है, जिसमें बताना है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट पड़ता है बुध ग्रह। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही है। बुध सबसे नज़दीक पड़ेगा, उसके बाद शुक्र की बारी, फिर है अपना पृथ्वी और उसके बाद आता है मंगल। ठीक है, ये 4 लाइन से है, ये याद रखिएगा, पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30वें की, जिसमें हमें बताना है कि बुध ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं। बुध ग्रह है कहाँ पर? सूर्य के पास में, सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध ग्रह, तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ई वाला सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है और सूर्य का भी बुध का कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक उपग्रह, कौन सा? चंद्रमा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31वां है, जिसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं आता है। केंद्रीय सूची के अंदर इनमें से कौन सा विषय नहीं आता है? तो केंद्रीय सूची में मजदूर संगठन नहीं आता है, ये हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा। ऑप्शन डी वाला, ये राज्य सूची का विषय है, मजदूर संगठन वाला। क्वेश्चन नंबर 32वां है, जिसमें हमें बुमला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। मैंने बुमला दर्रा का जो ऐतिहासिक महत्व है ये भी आपको समझा रखा था। तो बुमला दर्रा ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही है। मैंने आपको बताया था कि ये वही दर्रा है जिसके रास्ते दलाई लामा जी भारत में प्रवेश किए थे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि चीन ने तिब्बत पे एक तरीके से कब्जा कर रखा है और चीन की ऐसी नीतियां हैं, वो किसी धर्म को मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो, जो ये दलाई लामा जी जो है ना, तो उनको नहीं मानता है ये। ठीक है, तो इसी वजह से जो धर्मगुरु है ना बौद्ध धर्म के, ये उनको मानता ही नहीं है। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा विवाद रहता है। तो दलाई लामा जी अपने प्राणों की रक्षा करते हुए इसी दर्रे के रास्ते भारत में घुसे और वर्तमान में धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है वहाँ पर वो मतलब उनका वहाँ पर आश्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुदूर दक्षिणी अक्षांश पर अवस्थित है? कौन सा एक सुदूर दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है? तो सबसे दक्षिणी स्थान अक्षांश पे जो स्थित है वो है चिली। ओके, दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और उस दक्षिणतम बिंदु के अंदर जो चिली है वो सबसे दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34वां है, जिसमें हमें बताना है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो जो पढ़ाई में जो काम आते हैं जो चश्मे, उनमें सामान्यतः उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही है। उत्तल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और ये जो लेंस होते हैं ये दूर दृष्टि दोष को दूर करने के काम आते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के काम आते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष किसी को होता है तो फिर उस कंडीशन में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35वां है हमारा, जिसमें हमें बताना है कि मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को बोला जाता है डायलिसिस। सो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। खास करके जिनको ब्लड से रिलेटेड जितने भी जो रोग होते हैं, चाहे कैंसर हो या फिर कोई और तरीके की दिक्कत, उन सभी का डायलिसिस किया जाता है, उनके खून को शुद्ध किया जाता है। तो ये हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा। आपने नाम भी सुना होगा डायलिसिस करना है करके, तो ये वही प्रक्रिया होती है।
क्वेश्चन नंबर 36वां है, जिसमें हमको बताना है कि निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। सो मधुमेह रोग होने का मेन कारण है इंसुलिन। इंसुलिन की जब कमी होती है तो फिर डायबिटीज़ रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य ताप पर द्रव होता है। सो सामान्य ताप पर एकमात्र ऐसा धातु है जिसका नाम है क्या, मरकरी या पारा। तो ये सामान्य ताप पे धातु रहता है। ओके, सॉरी, सामान्य ताप पर ये द्रव रहता है। ठीक है, एकमात्र ऐसा पदार्थ है, ये एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर क्या रहता है, द्रव रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि खट्टे फलों में क्या पाया जाता है जो कि हमारे जो चर्म रोग है उसको कह सकते हो स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है चर्म को। ठीक है, जो हमारी चमड़ी को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में। तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। जब यहाँ पर चर्म रोग की बात की गई है, मतलब हमारी जो चमड़ी है उसको स्वस्थ रखने की बात की जा रही है, तो आपको ये भी यहाँ से ध्यान होना चाहिए कि अगर ये विटामिन नहीं होता है हमारी बॉडी में या फिर इसकी कमी हो जाती है तो स्कर्वी नाम का एक रोग हो जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें हमको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में फिर सुल्तान की। तो एकमात्र सुल्तान थे कौन, शेर शाह सूरी। इन्होंने पहले अपने आप को हजरत आला बोला। ठीक है, हजरत आला इन्होंने बोला, और उसके बाद जब इन्होंने हुमायूं को हराया था, हुमायूं को कब हराया था इन्होंने, 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था उसमें जब इन्होंने हुमायूं को हराया, उसके बाद फिर इन्होंने खुद को क्या बोल दिया, सुल्तान बोल दिया। ठीक है, और उससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि इनका जो नाम था वो क्या था, शेर खां था। और शेर खां के बाद जो है, मतलब जब इन्होंने अपने आप को सुल्तान बोला तो शेर खां से इनका नाम शेर शाह हो गया। ठीक है, तो इनका नाम हो गया शेर शाह सूरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि निम्न में से कौन सा पहले पचता है। इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमारे शरीर सबसे पहले पचा लेता है। तो हमारे शरीर में सबसे पहले जिसके पचने की प्रक्रिया शुरू होती है या जो पच जाता है उसे बोलते हैं प्रोटीन। सो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि इनमें से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही है। मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी, और इसका जो पहला अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था 1906 में। जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। और 1907 वाला अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और यही वो अधिवेशन था जिसके बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ। एक तरफ था गरम दल और दूसरी तरफ था नरम दल। तो इसकी जो पृष्ठभूमि थी, हालांकि वो सबसे पहले मतलब पहले से ही निकल के आई थी, लेकिन 1906 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें खुलकर ये बात सामने आ चुकी थी कि अब कांग्रेस बहुत लंबे टाइम तक एक साथ नहीं रहने वाली। मतलब जो दोनों एक तरीके से कह सकते हो जो विचारधारा के जो लोग थे गरम दल और नरम दल के, वो एक साथ नहीं रहने वाले थे। ये 2006 के कलकत्ता अधिवेशन से कंफर्म हो गया था, और उसके बाद इसीलिए 2007 में सूरत अधिवेशन में दोनों के अलग अलग टुकड़े हो गए। एक तरफ नरम दल था और दूसरी तरफ गरम दल था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सबसे उपयुक्त है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जीवन की संभावनाएं सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं वर्तमान में, तो मंगल पे हैं। ठीक है, बाकी के जो यहाँ पर ग्रह हैं वो ऐसे ग्रह हैं, जैसे शुक्र की बात करो तो ये इतना ज़्यादा गर्म है कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो सकता। ठीक है, स्थिति काफ़ी विकराल है। नेपच्यून की बात ही छोड़ दीजिए, बृहस्पति की बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दूर है। इसी वजह से इनका एक तरीके से गैस इतनी ज़्यादा है इनके अंदर कि यहाँ पर जीवन संभव हो ही नहीं सकता। लेकिन मंगल पे काफ़ी हद तक इसको पृथ्वी के लगभग सेम माना जा रहा है। तो मंगल ग्रह पे आने वाले टाइम में हो सकता है कि जीवन खोज लिया जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि मंगल में पानी भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है। किसी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की जो
शक्ति होती है वो हमारी संसद के पास होता है। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी जो ऐसे बड़े फैसले हैं ना जिसमें पूरा कानून ही बदलना पड़े, ये सभी शक्तियाँ संसद के अंदर ही होती हैं। जब भी इस तरीके की चीज़ों में संशोधन होता है तो सबसे पहले संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के द्वारा, मतलब कि आप कह सकते हो जब कानून बनेगा उसके बाद ही जो है, जब सहमति बन जाती है तभी जाके इस तरीके के बड़े संशोधन किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 124 ई के अंदर ये लिखा गया है कि जब भी किसी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी हो तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। वर्तमान में भारतीय उच्चतम न्यायालय में टोटल 34 जो न्यायाधीश हैं वो है। ठीक है, 2019 में जो है मतलब इनकी संख्या 34 कर दी गई, उससे पहले 31 थी और उससे पहले और भी कम थी। और रिटायरमेंट की आयु कितनी है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनकी उम्र है 65 साल। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य न्यायाधीश हैं तो उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय ही शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो या फिर टरबाइन में जो ऊर्जा बदली जाती है वो कौन सी ऊर्जा बदली जाती है विद्युत ऊर्जा में? तो ये बदली जाती है मैकेनिकल ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। मैकेनिकल ऊर्जा को हम बदल देते हैं विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 वाला करेंगे, जिसमें हमको बताना है कि किस देश की मुद्रा रुपया है। भारत की मुद्रा रुपया है और कौन से देश की मुद्रा रुपया है? तो जो सेशल्स देश है इसकी मुद्रा रुपया है, ये हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा। भूटान की अगर हम बात करते हैं तो नगुल्टम यहाँ की मुद्रा है। मलेशिया की बात करते हैं तो रिंगिट जो है वो यहाँ की मुद्रा है। इसके अलावा अगर हम मालदीव की बात करते हैं तो मालदीव की मुद्रा है रुपया। ठीक है, रुपया नहीं, रुपया है ये, और ये रुपया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से? निजामुद्दीन। ठीक है, निजामुद्दीन है ये सही नहीं हो पाया, अभी भी पिछली बार भी गड़बड़ था इसमें। निजामुद्दीन जो है, निजामुद्दीन औलिया ने कौन से शासक से, सुल्तान से भेंट करने से मना कर दिया था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। ठीक है, लगभग 7 सुल्तानों को देखा जो है निजामुद्दीन औलिया ने देखा था, मतलब 7 सुल्तानों का कार्यकाल निजामुद्दीन औलिया ने देखा, लेकिन फिर ये कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की तो इन्होंने मना कर दिया। क्योंकि निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे उत्तर प्रदेश जीके के अंदर ये पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में बदायूं ज़िले के अंदर इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म? निजामुद्दीन औलिया का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी मत समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 47 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि जो गद्दी लोग हैं वो कहाँ पर निवास करते हैं। गद्दी समुदाय कहाँ पर निवास करता है? तो गद्दी समुदाय मैंने आपको बताया था कि आपने कभी देखा होगा कि आप राह चलते हुए अगर आप कहीं मान लो जा रहे होंगे, बहुत सारी बकरियों के झुंड होते हैं जो कि बकरियां लेके चराने के लिए जाते हैं, और 6-6 महीने तक वो मतलब इसी तरीके से चराते हैं। इवन जो छोटे शहर हैं वहाँ पर भी दिख जाते हैं कई बार रोड हो के क्रॉस करते हुए। ठीक है, और जिन शहरों के पास थोड़ा बहुत जंगल है तो वहाँ पर भी ये दिख जाते हैं। तो ये गद्दी समुदाय जो है ये हिमाचल प्रदेश से आते हैं, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जम्मू एंड कश्मीर में भी ये समुदाय है। ठीक है, गद्दी समुदाय। क्वेश्चन नंबर 48 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि प्रतिशत रूप में अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पर है। प्रतिशत के लिहाज से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है भारत में? तो प्रतिशत के लिहाज से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र भारत में है मिजोरम में। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही है। मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर है। इसके अलावा फिर उसके बाद मेघालय का नंबर भी आता है। इसके अलावा मणिपुर का नंबर आता है और फिर नागालैंड का नंबर आता है। तो ये हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा। मिजोरम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र यहीं पर है, तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है, ठीक है, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है, तो फिर आप पहले ऑप्शन पे
एमपी कर देंगे, यानी कि मध्य प्रदेश कर देंगे, और फिर दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्य में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो जनगणना 2011 जो हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व था वो बिहार का था। अब क्योंकि यहाँ पर बिहार ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो दूसरे नंबर पे था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो रहा है 1029 लोग। ठीक है, ये प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर 1029 लोग रहते हैं। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और वहीं अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 1102 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 50वां है, जिसमें हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक के तौर पे। तो सिलिकॉन यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, जर्मेनियम है, तो हम वही सही कर देंगे। अगर आपको सिलिकॉन भी दिया रहता है तो आप सही कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 वाला है, जिसमें हमको फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी ये बताना है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही है। 1939 में जब इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया उसके बाद ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। चैल्कोलिथिक युग बोला जाता है ताम्र पाषाण युग को। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। चैल्कोलिथिक का मतलब होता है ग्रीक भाषा में तांबे की उम्र। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है तांबे वाला एक काल कह सकते हो आप इसको। तो जब तांबे की बात कर रहे हैं तो फिर हिंदी में इसको ताम्र पाषाण युग बोल देंगे। ठीक है, मतलब संस्कृत में या हिंदी में आप कहिए। अगला क्वेश्चन करेंगे 53 वाला, जिसमें हमको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किसके तट के निकट पाई जाती है। सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है, आपने नाम सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ का, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, बैरियर, ये सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है विश्व की। ठीक है, और ये पाई कहाँ पर जाती है? तो ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के पास में है ये। तो ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ये हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 वाला, जिसमें हमको बताना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तात्कालिक कारण था। जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक कारण, उस वक्त जो कारण था वो क्या था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1776 में, और इसका जो कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि मैंने ये सभी क्वेश्चन आपको डिटेल में करवा रखे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। हम डेली 25 से 30 क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी 20 भी रहते हैं, तो आप जाके देखिए। मैंने बहुत से क्वेश्चन पहले करवा रखे हैं, उनके बारे में डिटेल से आपको उस वक्त बताता हूँ। वो एक वीडियो हमारी 12 से 20 मिनट की हो जाती है, तो उसमें क्योंकि हम डिटेल से जानकारी डिस्कस करते हैं इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया जाए, इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, 55 वाला है कि जनमत है। जनमत क्या है, क्या होता है जनमत? तो जनमत बोला जाता है जो बहुमत की राय होती है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही है। ठीक है, ये यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके अलावा ये जो असिस्टेंट कमांडेंट वाला जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमको बताना है कि किस देश में दुनिया की सबसे ज़्यादा चॉकलेट खाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो चॉकलेट है वो किस देश में खाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा चॉकलेट खाई जाती है स्विट्ज़रलैंड में। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर औसतन 8 किलो मतलब पर ईयर जो है चॉकलेट खा लेता है सिर्फ एक आदमी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि सबसे जल्दी अपनी दूरी पर घूमने वाला ग्रह कौन सा है। अपनी दूरी पर घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो अपनी दूरी पे सबसे पहले जो घूमता है
उस ग्रह का नाम है बृहस्पति। ठीक है, अपनी धुरी पे सबसे पहले बृहस्पति ग्रह घूमता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सूर्य के चारों तरफ सबसे पहले कौन सा ग्रह घूमता है, तो कौन सा ग्रह घूमेगा? जो सूर्य के सबसे नज़दीक रहेगा। अब सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगर आपसे सूर्य के सबसे जल्दी चक्कर लगाने वाले ग्रह की बात करेगा तो बुध हो जाएगा, लेकिन अपनी दूरी पे घूमने वाले ग्रह की बात करेगा तो बृहस्पति हो जाएगा। आंसर सही। अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको बताना है कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की आर्थिक दोहन का विचार का प्रतिपादन किसने किया था? भारत की आर्थिक दोहन का जो विचार है वो सबसे पहले दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही है। ठीक है, धन के निष्कासन संबंधित इनकी किताब थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें इन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे। तो इनका कहना था कि भारत से जो धन जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अमेरिका कह रहा हूँ, ब्रिटेन जा रहा है। अब ब्रिटेन तो जा रहा है लेकिन वो ब्रिटेन के लोगों पे खर्चा हो रहा है। ठीक है, मतलब भारत से पैसा गया ब्रिटेन और फिर ब्रिटेन से वापस कुछ नहीं आ रहा है भारत के लिए। समझ रहे हो ना? क्योंकि हम अगर टैक्स भरते हैं, मैंने आपको उस पर बताया था, अगर हम टैक्स भरते हैं सरकार को तो सरकार उस पैसे का क्या करती है? वो हमारे ऊपर खर्च कर देती है, रोड बनाती है और इसके अलावा मान के चलो खेल के मैदान बनाएगी, रेलवे स्टेशन अच्छे करेगी, सुविधाएं देगी, तो वो सब पैसा हम पे ही लग जाता है। लेकिन इन्होंने जो आर्थिक दोहन वाली जो बात कही थी वो इसलिए कही थी, या फिर इनके कहने का मतलब ये था कि भारत से पैसा तो जा रहा है लेकिन वापस कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। इन्होंने किस में बोला था? अपनी किताब, क्या नाम था किताब का? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर इनको बोलते क्या हैं? दादा भाई नौरोजी को इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, वायुवृद्ध व्यक्ति बोला जाता है ना इनको भारत का। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 वाला है जिसमें हमको बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला हमसे पूछा गया है, देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, किसकी लिहाज से? जनसंख्या के लिहाज से, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे बिहार और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60वां है जिसमें हमको बताना है कि सप्तांक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सप्तांक सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया था कौटिल्य ने। तो ये कौटिल्य का सिद्धांत है। ऑप्शन सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 वाला जिसमें हमको बताना है कि लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा लवणीय कौन सा सागर है, ये हमको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो लवणीय सागर है वो है मृत सागर। मृत सागर में कोई डूब नहीं सकता और ये इतना ज़्यादा खारा है या इतना ज़्यादा सॉल्टी है कि इसमें एक भी मछली नहीं पाई जाती। एक प्रकार की मछली की प्रजाति भी इसमें नहीं होती है और ये इतना खतरनाक है कि इन केस अगर कोई पक्षी आके इसमें गिर जाता है या फिर कोई और चीज़ गिर जाती है तो उसका मरना निश्चित है। ठीक है, और वो इसमें डूब नहीं सकते हैं, ये इतना ज़्यादा मतलब इससे घनत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको बताना है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के नारे को अपनाया गया? सबसे पहले जो वंदे मातरम का नारा है वो कब प्रयोग हुआ था? तो ये प्रयोग हुआ था 1905 में, जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें प्रयोग हुआ था। तो ये हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है आनंद मठ, उसमें जो है ये प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? 1882 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 वाला जिसमें हमको बताना है कि लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल क्यों होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जो रंग लाल होता है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है हीमोग्लोबिन। सो ऑप्शन डी वाला सही है। 64 वाला है जिसमें हमको बताना है कि पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति पशुपालन के साथ साथ खेती भी करता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मिश्रित खेती। सो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 वाला जिसमें हमको बताना है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है।
हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा वेट हमारी बॉडी में किस चीज़ का होता है? तो आप सभी को पता होगा कि हमारी बॉडी में 60% से लेकर 70% तक वाटर है। तो सबसे ज़्यादा वेट किसका हो जाएगा? वाटर का। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 66 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा था। ये एक कथन है, प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम, ये किसने कहा था? तो ये मोरले ने कहा था। ऑप्शन ए वाला लॉर्ड मोरले का ये कथन था। अब क्यों था, मैंने आपको उसको बताया भी था ना कि प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं। जब सभी जब ये आपका चुनाव होते हैं ना लोकसभा वाले, तो लोकसभा के सभी सदस्य चुने जब जाते हैं, तो लोकसभा के जितने भी सदस्य चुने जाते हैं या सांसद जो चुने जाते हैं, अब वो क्या करते हैं, वो अपने में से ही जो है एक व्यक्ति को चुन लेते हैं और उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो बीजेपी जीती, ठीक है, बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिली, तो बीजेपी के सभी सांसद ये तय करेंगे कि चलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना देते हैं। लेकिन कल को मान लो नरेंद्र मोदी के साथ उनको किसी तरीके के सभी नेताओं की, जितने भी सांसद हैं उनकी नहीं बनती है, तो भी प्रधानमंत्री मोदी अपने पद पे नहीं बने रह सकते हैं। ठीक है, उनको पद से हटना पड़ेगा और फिर जिसको वो लोग चाहेंगे वही जो है प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से ध्यान रख सकते हैं हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित कौन है? तो ये हैं होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 68 वाला है, जिसमें हमको निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, किस चीज़ से होती है ये हमको बताना है। तो निद्रा रोग नामक जो बीमारी है वो होती है ट्रिफेनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। सो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 वाला है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोजा कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, ये खोज की थी सर रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही है। कब की थी? 1897 में। रोनाल्ड रॉस का जो जन्म है वो अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा कहाँ? उत्तराखंड वाले अल्मोड़ा में। ठीक है, याद रखिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है। 70 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। सो गांधी जी संबंधित नहीं थे, किससे नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन से। कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन? 1905 में। और ये जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो गांधी जी उस वक्त कब थे, आपके कहाँ पर थे? ये थे अफ्रीका में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। 1915 में वो आए थे भारत, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन के पक्ष में था। सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है 72 वाला, जिसमें हमको बताना है कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। सो प्रांतों में जो द्वैत शासन प्रणाली है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू की गई थी। सो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत का जो संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब जो प्रभाव देखने को मिलता है वो किसका मिलता है। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था ना, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है भारत के संविधान में, जो वर्तमान संविधान है हमारा। अगला क्वेश्चन है 73 वाला, जिसमें हमको बताना है कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। तो शेरशाह सूरी ने बहुत से सुधार किए थे, सड़कें बनवाई और भी सैनिक सुधार भी किए और भी चीज़ें की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनका फेमस है वो है करेंसी प्रणाली। ठीक है, मतलब जो एक तरीके से आप कह सकते हो तो पैसे को लेकर मतलब इन्होंने एक बड़ा आपका सुधार किया था। जो रुपया जो नाम आया है, मतलब रुपया जो है वो शेरशाह सूरी के टाइम से लॉन्च हुआ था। ठीक है, रुपया इन्होंने लॉन्च किया था, तो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपने ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में सुना होगा। ठीक है, उसका निर्माण भी शेरशाह सूरी के टाइम पे ही हुआ था। तो करेंसी प्रणाली में खास करके इन्होंने काफ़ी काम किया था। अगला क्वेश्चन है 74 वाला, जिसमें हमको बताना है कि निम्न में से कौन से एक बार प्रधानमंत्री नियुक्त एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हुए हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ एक बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से अगर देखें तो ये तीन के तीन
जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ये 2-2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी जो है सिर्फ एक बार प्रधानमंत्री रहे, भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे 1979 और 80 के बीच में, काफ़ी छोटा इनका कार्यकाल था। तो ये 5वें प्रधानमंत्री थे भारत के। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता के रूप में ये जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 वाला है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। सॉरी, भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कैसे किया जाता है, ये हमको यहाँ पे से बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, जो जितने भी लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो अपने में से मतलब एक अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। तो निर्वाचन वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन सी वाला यहाँ पर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76 वाला है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्न में से कौन बुला सकता है। जो लोकसभा और राज्यसभा है इन दोनों की मीटिंग एक साथ कौन करा सकता है। ये अधिकार दिया गया है किसको, राष्ट्रपति महोदय को। सो ऑप्शन ई वाला सही है। कौन सा अनुच्छेद के अंदर ये अधिकार दिया गया है, 108 के अंदर। ठीक है, एसएससी में भी काफ़ी पूछा जाता है, एसएससी से सीधे पूछ लेता है कि किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो 108 जो अनुच्छेद 108 है उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 वाला है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए वाला, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देते हैं। तो ये हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन 78 वाला है जिसमें हमको बताना है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो केंद्रीय वित्त आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 280 के द्वारा किया गया है, जबकि जो राज्य में वित्त आयोग है उसका गठन 243 आई के अंतर्गत किया गया है। सो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। 243 आई के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 79 वाला है जिसमें हमको बताना है कि भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन सी है। भोजशाला मंदिर ये पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के धार में ये स्थित है। और इनकी मतलब जो भोजशाला जो मंदिर है उसकी अधिष्ठात्री देवी है भगवती सरस्वती। सो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही है। 11वीं सदी का ये मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 80 वाला है जिसमें हमको बताना है कि तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। वारंगल किस लिए फेमस था। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये वारंगल, वर्तमान में तेलंगाना में। तो ये किस लिए फेमस था, ये था हाथी दांत के आभूषण वगैरह के लिए। ठीक है, तो हाथी दांत के जो आभूषण रहते हैं, इसके अलावा हाथी दांत के और भी सजाने वाली चीज़ें भी बनती थी। तो वारंगल बहुत फेमस था इन चीज़ों के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 वाला जिसमें हमको बताना है कि महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का एक नाम महान चित्रकार के रूप में जब वो उभरे तो उनकी आयु कितनी थी। मैंने आपको बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जब एक महान चित्रकार के रूप में उभरे तो वो 70 वर्ष के थे वो। ठीक है, कितने वर्ष के थे, 70 वर्ष के। मैंने आपको बताया था शायद 67 वर्ष की आयु में इन्होंने शुरू किया था, मतलब चित्रकारी करना शुरू किया था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब कुछ ही सालों में, 2-3 सालों में इनको काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भी इन्होंने प्रदर्शनी की थी। तो आप समझ सकते हैं किसी व्यक्ति ने कि 70, जो आदमी एक तरीके से तो सोच भी नहीं सकता, उस उम्र में इन्होंने चित्रकारी शुरू की और पूरे चित्रकारी में मतलब अच्छा खासा नाम इन्होंने कमाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 वाला है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में पारित किया। कब किया था बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1975 में। ये ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। 25 अक्टूबर 1975 में पूरे देश में जो ये बंधुआ मजदूर प्रणाली है ना, इसको ख़त्म करने के लिए जो कानून था वो लागू कर दिया गया था। ठीक है, मतलब इस दिन के बाद से कोई भी बंधुआ मजदूर नहीं रख सकता। अगर कोई रखता है तो फिर वो संविधान मतलब वो कानून के खिलाफ है, उसको सज़ा दी जाएगी, जो भी सज़ा उसके लिए फिक्स कर दी गई है। ठीक है, 83 वाला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व भारत में है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर रहते हैं, सिर्फ 17 व्यक्ति।
ठीक है। जबकि बिहार जैसे राज्य की अगर हम बात करते हैं तो 106 व्यक्ति यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है। सो आप कंपैरिजन देख सकते हैं, मतलब कंपैरिजन तो कुछ है ही नहीं खैर यहाँ पर, तो कहाँ 17 लोग रह गए और कहाँ 1106 लोग रह गए। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में शायद इसीलिए ये वजह भी है कि यहाँ पर मतलब शिक्षा का स्तर बिहार के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बिहार में जनसंख्या बहुत है और इस वजह से यहाँ पर शिक्षा का स्तर भी काफ़ी कम रहता है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद फिर मिज़ोरम का नंबर आता है, मिज़ोरम यहाँ ऑप्शन में लिखा ही गया है, यहाँ पर 52 व्यक्ति है। फिर सिक्किम का नंबर आता है जहाँ पर 76 व्यक्ति है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 84 वाला है जिसमें हमको बताना है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन तो मैं 2-3 बार आपको करा चुका हूँ। शांत घाटी में, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों में केरल का ये दूसरा सबसे बड़ा पार्क है, केरल में स्थित है शांत घाटी, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे अलग अलग प्रजाति के पौधे और चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 85 वाला है, येलो वेस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था? हिंदी में बोलेंगे पीला बनियान आंदोलन। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आंदोलन हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में जब तेल के दाम बेतहाशा बढ़ने लगे थे तो उस वक्त यहाँ पर मतलब लोगों ने जो आंदोलन किया था, तो उसमें पता नहीं कहाँ से ये परंपरा है कि जो भी इसमें शामिल होता था वो पीले रंग के जैकेट या जो बनियान जो होती ना हाफ वाली, वो पहन के शामिल होता था। तो इसका नाम ही रख दिया गया येलो वेस्ट आंदोलन। ठीक है, ये याद रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 86 वाला है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वृष्टि का कारण है? जो अम्लीय वर्षा होती है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है SO2 यानी SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सा आंसर वाला सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 वाला है जिसमें हमको पोलावरम सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? पोलावरम, पोलावरम ये सिंचाई जो परियोजना है ये बनी है गोदावरी नदी पे। अब गोदावरी नदी बोला तो जाहिर सी बात है कि ये दक्षिण भारत में हम बात कर रहे होंगे, तो ये आंध्र प्रदेश में जो है ये परियोजना है। ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 वाला है जिसमें हमको बताना है कि क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्कोग्राफ का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? क्रिस्कोग्राफ एक तरीके का यंत्र होता है जिसके द्वारा जो पौधों का जो विकास है वो मापा जाता है, और इसका जो विकास किया था वो किया था सर जगदीश चंद्र बसु जी ने, या सर जगदीश चंद्र बोस ने आप कह सकते हो। ठीक है, तो सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे 89 वाला जिसमें हमको सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव बताना है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव बताना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ष 2011 में एक अमीबा खोजा गया था। ठीक है, अमीबा खोजा गया था। कितना साइज़ था इसका? इसका साइज़ था 4 इंच। तो ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव अभी तक है। ठीक है, तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर जो मारियाना गर्त है वहाँ पर ये खोजा गया था अमीबा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है ये। अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको बताना है कि किस रूप में पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है। किस प्रकार का ये पौधा होता है? बड़ा पौधा होता है, शाख होता है, झाड़ी होता है, छोटा वृक्ष होता है, या बहुत बड़ा वृक्ष होता है? तो जितने भी जो पौधे हैं जिनसे कोको और चॉकलेट मिलते हैं वो पौधे कैसे होते हैं? इनके चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। ऐसे वृक्ष मान लो इधर हो गए। ठीक है, ये सब वृक्ष हो गए, ये बड़े बड़े वृक्ष हो गए। अब फिर ये कोको के जो वृक्ष हैं ये छोटे वृक्ष होते हैं। मतलब ये एक तरीके से कह सकते हो जो बड़े वृक्ष हैं ना उन्हीं के नीचे ये हो जाते हैं, ये समझ रहे हो? तो ये इनको धूप वगैरह से भी ये बचे रहते हैं और रोशनी से भी इनका बचाव होता है। तो ये कोको और चॉकलेट के लिए मतलब जो फसल, कोको के लिए जो फसल, मतलब कोको के लिए जो एक तरीके से कह सकते हो परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल होती हैं कि इनको धूप भी ना लगे, मतलब सूर्य की रोशनी भी इन पे ना पड़े, और हवा वगैरह से भी ये बचे रहें। तो ये छोटे वृक्ष होते हैं। ऑप्शन सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 91 वाला है जिसमें हमको बताना है कि इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है। एक पुस्तक है जिसका नाम है इग्नाइटेड माइंड्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही है। ठीक है, कुछ और बुक्स यहाँ पर, कुछ और मतलब लोगों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं तो वो मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो बुक का नाम है वो इंडिया विंस फ्रीडम है,
इसके अलावा JL नेहरू की अगर हम बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। S राधाकृष्णन की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन फिलोसफी जो है इनके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 वाला, जिसमें हमको बताना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही है। 1961 में लंदन में ही इसकी स्थापना हुई थी। एक तरीके का ये मानव अधिकारों की मतलब बात करने वाला एक संगठन है, गैर सरकारी संगठन है ये। इसकी शुरुआती हुई थी लंदन में और इसका मुख्यालय भी लंदन में है। 1961 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 93 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि राष्ट्रपति किस सूची के आदि विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। कौन सी सूची के विषय हैं जिन पे राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी नहीं कर सकते? तो जो राज्य सूची है उससे रिलेटेड मतलब जो भी कानून बनेंगे उसके लिए अध्यादेश जारी नहीं होता है। ठीक है, अध्यादेश क्या होते हैं? मैंने आपको ये बताया था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिनकी अवधि 6 माह होती है। तो मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बता रखा है पहले से। तो जितने भी जो राज्य सूची के जो विषय रहेंगे उनके लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो रेगुलर वीडियो मैं अपलोड करता हूँ ना वो देखा करिए, तो वहाँ पर मैं बहुत सी जानकारी आपको देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 94 वाला है, जिसमें हमको बताना है कि 1775 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? सिराजुद्दौला की हार हुई थी 1757 के प्लासी के युद्ध में। तो उस वक्त इनको जो धोखा दिया था वो मीर जाफ़र ने दिया था। ठीक है, बाद में गद्दी पे बैठा और इसको भी उड़ा दिया गया था, मतलब मार दिया गया था। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि जो प्लासी का युद्ध था उसके बाद क्या स्थिति हुई थी। ठीक है, तो मीर जाफ़र ने लालच में जो है सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 95 वाला है कि निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या सातवाहन? तो सातवाहन सबसे पुराना राजवंश है। इसके सबसे प्रतापी शासकों में नाम आता है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये वैसे SSC के एग्ज़ाम में तो काफ़ी पूछा जाता है, नहीं है? पूछा जाता है ना, अगर आप देते होंगे तो SSC के कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देंगे पूछ लेगा सातवाहन वंश का सबसे मतलब शक्तिशाली शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। ठीक है, जो भारत में जो शीशे का जो सिक्के का पहला प्रचलन है ना वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था, किसके टाइम पे? सातवाहन वंश के। अगला क्वेश्चन करेंगे 96 वाला कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर है? दक्षिण भारत में जो फेमस जैन केंद्र है उसका नाम है श्रावण बेलगोला। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही है। ठीक है, बेंगलुरु के पास में पड़ता है, करीब 150 किलोमीटर दूर है बेंगलुरु से। 97 वाला है कि सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? कौन से घराने से है? सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही है। 2016 में इनको मतलब जो इनका कह सकते हो ठुमरी गायन है उसके लिए इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको बताना है कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? भारत में जो मानचित्र है ना, जो स्थलाकृत जो हमारे जो मानचित्र होते हैं वो कौन बनाता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। विभाग भी लिख दो यहाँ पर ताकि आपको ये बी वाला सही है। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना भारतीय सर्वेक्षण विभाग की? 1767 में। मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। तो जो भी नक्शे बनते हैं ना वो यही बनाता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 वाला है कि पूर्वीय तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वीय तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, बहुत टाइम हो गया है। भारतीय मानक किस समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? भारत का जो मानक समय है वो कौन से रेखांश पर अपनाया गया है? ये अपनाया गया है 82.5 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही है।
ये जो रेखा है ये इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर से होकर निकलती है, ठीक है। इलाहाबाद में पड़ता है मिर्ज़ापुर, वहाँ से होकर निकलती है, तो इसी को भारत का मानक समय माना गया है, ठीक है। अब बाकी के हम आगे का कंटिन्यू करेंगे दोस्तों बाद में। इस 100 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इनके बारे में डिटेल जानकारी, जैसे ये मानक समय है, इनसे रिलेटेड जो और चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले भी करवा चुका हूँ अपनी और वीडियोज़ में, और बहुत सी जानकारी मैं आपको देते रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि इसी तरीके की वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न लगता है, ऐसी कोई चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके कमेंट का जवाब दे दूँ। सो थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।